तो बात करते हैं अपन लोग ठोस अवस्था पे। तो चलिए आज की टॉपिक की बात करते हैं। क्या टॉपिक आज का है उसको देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसी भी संरचना में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या तथा उस संरचना की किनारे की लंबाई में संबंध। यानी कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं किनारे की लंबाई ए, किनारे की लंबाई ए तथा परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध। ये चीज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूप लेके आ रहे हैं वो कौन सा लेके आ रहे हैं? एससी रूप लेके आ रहे हैं। एससी रूप समझ में आ रहा है ना? एससी रूप मैंने आपको बताया था। एससी का मतलब क्या था? सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल अरेंजमेंट। तो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करो, एक पहले घन ले लो, क्यूब ले लो, और हर घन के कोनों पर, क्या बोला? हर घन के कोनों पर एक परमाणु होगा। यानी सभी घन के कोनों पर परमाणु होगा, सभी घन के कोनों पर परमाणु होगा। ये चीज यहां रहेगी। तो सभी घन के कोनों पर परमाणु होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां जो परमाणु रखा गया है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं, वो त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं वो है कैपिटल आर। और सारे परमाणु एक ही जैसे होंगे। एक बात ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कुछ बड़ा कोई छोटा जो मन में आया रख दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सारे परमाणु एक जैसे रखो, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि जो परमाणु है वो कहां पर है? कोनों पर है, तो कोनों पर रखे हुए। अब हमें करना क्या है? अब हमें क्या करना है कि इसकी किनारे की लंबाई, तो ये है किनारे की लंबाई। और आपको पता है कि जो भी घन होते हैं उनकी सभी लंबाई जो होती है वो सब बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि जो परमाणु यहाँ रखा गया है और ये जो किनारे की लंबाई है इनके मध्य में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर जब हम एससी फॉर्म की बात करते हैं, जब हम एससी फॉर्म की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो दोनों परमाणु हैं वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ये हम मान के चलते हैं। ध्यान रखना, जब भी अगर एससी रूप की बात करते हैं, जब सिर्फ परमाणु कोनों पर उपस्थित हो, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस जगह पर सारे जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं, टच कर रहे हैं। जैसे ये अगर है तो ये देखो दो परमाणु आप देख रहे होंगे कि एक दूसरे को टच कर रहा है। अब ये ऐसा ही परमाणु आगे लगाओ, यानी कि ये परमाणु इसको टच कर रहा है, ये परमाणु इसको टच कर रहा होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ ऐसा होगा। ऊपर वाला, ये नीचे वाला, जो नीचे वाला परमाणु होगा ये ऊपर से टच कर रहा होगा, ये नीचे वाला परमाणु इसको टच कर रहा होगा। यहाँ ये जो परमाणु होगा ये परमाणु इसको टच कर रहा होगा, नीचे टच कर रहा होगा। यानी कि सभी परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। अब देखो, जब ये पता है कि हमको ये लंबाई कितनी पता है, ए है, और ये त्रिज्या हमको पता है कितनी है, आर है, तो कुल कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये आर, ये आर, ये 2r हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये है संबंध जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आपको शायद दिख भी आ रहा हो, a बराबर 2r। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो ये कि किनारे की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होगा। तो जब भी कोने की बात चले, जब भी कोने की बात चले, यानी कि जब एससी रूप की बात चले, तो किनारे की लंबाई a और परमाणु की त्रिज्या r में क्या संबंध है? a बराबर 2r। यानी कि यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जो भी परमाणु यहाँ पर उपस्थित है वो परमाणु एक दूसरे से संपर्क में, एक दूसरे के निकट है, जुड़े हुए। समझ में आ रही बात? पहली बात तो ये। चलो नेक्स्ट सेकंड डिस्कस करता हूं। अब हम बात करते हैं दूसरा एफसीसी में। एफसीसी, एफसीसी क्या होता है? फलक केंद्रित संरचना, यही तो होती, फलक केंद्रित संरचना। फलक
केंद्रित संरचना। दिख रहा है डायग्राम आपको, दिख रहा है ना, फलक केंद्रित संरचना मतलब ये देखो ये है फलक, और इस फलक में एक परमाणु ये रखा है, ये परमाणु रखा है, और ये परमाणु। देखो एफसीसी के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले ये भी देख लेते हैं। एफसीसी के बारे में क्या सिखाया था? एफसीसी मैंने सिखाया था कि जो परमाणु होते हैं वो पहले तो कोनों में होते हैं, परमाणु कोनों में हो गए, और परमाणु कहां होते हैं? परमाणु होते हैं फलक के केंद्र पर। ये देखो फलक के केंद्र पर, तो परमाणु होते हैं कोनों पर, परमाणु होते हैं फलक के केंद्र पर। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है, जो चीज अब समझनी है, अगर एससी फॉर्म अभी होता, केवल एससी फॉर्म होता, तो इस जगह पर यहां का जो परमाणु था, कहां का ये जो कोने वाले परमाणु थे ये एक दूसरे को टच करते। लेकिन अगर एससी फॉर्म नहीं है, एससी फॉर्म नहीं है, तो इस स्थिति में अब ये परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एससी सिंपल क्यूबिक फॉर्म के अलावा फिर कोने के परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो बीसीसी रूप होगा तो भी टच नहीं करेंगे, एफसीसी रूप होगा तो भी टच नहीं करेंगे। तो यहां पर ये जो परमाणु होंगे ये टच नहीं करेंगे। अब कौन करेगा? देखो फलक वाला जो परमाणु है, ये कोने वाला जो परमाणु है, और ये कोने वाला जो परमाणु है, ये सब एक दूसरे को टच करेंगे, तभी एफसीसी रूप बनाया हुआ। मतलब यहां कोने का, ये कोने का और बीच का, मतलब कमरे को देखो, अगर सोच के देखो कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे का कोई एक फलक देख लो, फलक कोई दीवार देख लो, तो उस कोने का एक परमाणु वहां पर गोला है, गोला, एक गोला दीवार के बीच में, और एक गोला विकर्ण फलक के साथ चले जाओ तो कोने पे, तो तीनों गोले जो होंगे वो एक दूसरे से टच करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तीनों गोले टच करेंगे, फलक के साथ चलना है, फलक के साथ। तो अब एक चीज समझो कि हमारे पास में ये घन है, ये घन है, ये हमारी लंबाई a है, ये हमारी लंबाई a है, ये है a, ये है a, तो ये कितना होगा यही तो हमें पता करना है, ये कितना होगा। समझ गए बात को? ये a है, ये a है, तो फलक वाला जो है वो कितना होगा? तो वो कितना होगा बेटा? कैसे जानते हो? मैथ्स से निकालते, ऐसे निकालते, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 2a। ये होगा, यानी कि यहां पर जो ये मान निकल के आया है ये है रूट 2a। समझ गए बात को? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये लंबाई हो गई आपके पास में रूट 2a। अब सोचो ये लंबाई रूट 2a हो गई, तो ये त्रिज्या कितनी है? r। परमाणु कितने लगे हुए हैं? ये है ना परमाणु, तो ये परमाणु की त्रिज्या r, यहां पर 2 r होंगे क्योंकि पूरा पूरा परमाणु लग रहा है, तो एक r ये, एक r ये, और एक r ये, r r r r, 4 r, 4 r बराबर रूट 2a। 4r बराबर रूट 2। 4r कैसे हो गए? 1 2, देखो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, r r, और ये भी r दिख रहा है सभी को, 4 जगह से r, तो 4r, तो 4r बराबर रूट 2a, तो r बराबर a अपॉन 2 रूट 2। देखो बच्चों समझ में आ गया?
r बराबर a अपॉन 2 रूट 2। ये रहा आपके पास में एफसीसी। बोलो याद तक समझ में आ गया क्या? फलक जानते हो? फलक कहाँ होता है? फलक कमरे के अंदर। कमरे के अंदर कितने फलक है? 6 फलक है। 6 फलक बोले तो 4 दीवारें, एक छत और एक जमीन, ये सब हो गए फलक। फलक पर रखा है परमाणु। परमाणु कहाँ रखा है? ये रखा है दीवार के बीच में होल होके। ये देखो पड़ोसी वाले दीवार के बीच में अपन चले गए, ये अड़ोसी वाले दीवार जो घर था उसमें चले गए। ये रहा कोना, ये रहा कोना, ये रहा फलक। हर परमाणु की त्रिज्या है r, तो इस परमाणु की त्रिज्या r, इस परमाणु की त्रिज्या r r r, मतलब 2r होगा ना, ये पूरा परमाणु बराबर 2r। ये लंबाई अपन ने अभी देख ली, कितनी लंबाई है? ये a है, ये a है, तो ये कितनी है? ये रूट a। फलक वही होता है। तो इस फलक पर 3 परमाणु रखे हुए हैं, ये बस 3 परमाणु रखे हैं। तो हमें परमाणु जो रखे हैं उनकी त्रिज्या r है, तो कितने होंगे? 4r बराबर रूट 2a, तो r बराबर a अपॉन 2। आगे चलते हैं। तो ये रही हमारी बात में एफसीसी। चलो नंबर 3 डिस्कस करते हैं बीसीसी। बीसीसी को क्या बोलते थे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि भैया परमाणु जो है वो पहले तो कोने पर तो है, सारे परमाणु कोने पर तो हैं। सारे परमाणु कहाँ हैं? सारे परमाणु हमारे कोनों पर हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और परमाणु हमारा एक कहाँ है? केंद्र पर है। परमाणु हमारा कहाँ पर एक है? केंद्र पर भी है। अब कौन से परमाणु आपस में टच करेंगे? कौन से परमाणु आपस में टच करेंगे? तो यहां पर जो परमाणु टच करेंगे वो ये वाले करेंगे, मतलब विकर्ण 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 लेंगे। और कहां से लेंगे? केंद्र से लेंगे। विकर्ण कौन सा? एक कोने से दूसरे कोने पर विकर्ण के साथ जाओ। तो विकर्ण के साथ जाओगे तो कैसे जाओगे? केंद्र से जाओगे। यानी कि यहां सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। देखो ये सिचुएशन दिख रही है आपको, ये देखो देखो, ये हमारा कोने का परमाणु है, कोना, ये हमारा केंद्र का, और ये हमारा कोने का। समझ में बात आ रही है? कोना, केंद्र, कोना, कोना, केंद्र और कोना, ये हमारे सामने है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि केंद्र के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ये प्रश्न उठता है। ठीक है, प्रश्न जायज है, बिल्कुल जायज है कि ये लंबाई कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे? मतलब कमरे के एक कोने से केंद्र के सापेक्ष होते हुए दूसरे कोने की तरफ जब हम जाएंगे तो वो लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? देखो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई, ये कितनी दूरी है, ये है अभी हमने निकाली है रूट 2a। मतलब छत 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 चले जाओ, छत से छत पे चले जाओ, छत का कोना आपको तो मिल जाओ, फलक के सापेक्ष चले जाओ, रूट 2a, ये रूट 2a हो गया। ठीक है। अब ये दूरी कितनी है, ये लंबाई कितनी है, a है। ठीक है, तो ये हो गया रूट 2a, ये हो गया a, तो रूट 2a का वर्ग प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट 2a का वर्ग प्लस a स्क्वायर का अंडर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर रूट 3a। मेरे बच्चों रूट 3a आ गया, रूट 3a बिल्कुल सही है। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई आपके पास में रूट 2a, ये कितनी हो गई? a, तो ये कितना हुआ? ये हुआ रूट 3a।
और अब √3a आ गया तो भैया त्रिज्या कौन कौन सी, कितने परमाणु की त्रिज्या, तो एक तो ये देखो परमाणु की त्रिज्या इसमें है, इस दूरी में, एक बच्चा ये भी है r ये भी है, और एक ये भी है r, यानी कि फिर से 4r बराबर √3a, तो r बराबर √3a बाई, ये है पूरी बात। तो सबको समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं, तीनों बातें याद रहेंगी, SC फॉर्म, FCC फॉर्म एंड BCC फॉर्म, ये तीन बातें आपको सीखनी थी जो मैंने आपको सिखा दी। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्या लेने वाले हैं वो अब आप देखिए। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं धातु का घनत्व ज्ञात करना। धातु का घनत्व ज्ञात करना। धातु का घनत्व मतलब घनीय संरचना बोलो, यहाँ तो धातु की जगह घनीय संरचना लिखो, ठीक है। तो घनीय संरचना का घनत्व ज्ञात करना। घनत्व कैसे, मतलब कैसे घनत्व, घनत्व का मतलब जैसे ये हमारे पास में एक घन है, समझाता हूं आपको, देखो घनत्व का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। आपको एक बात पता है, ये घन संरचना है और घन संरचना में परमाणु जो होंगे वो कहीं ना कहीं तो होंगे, जो कोनों पर तो होंगे। अब कोनों के साथ में फलक पर भी हो सकते हैं, कोनों के साथ में केंद्र पर भी हो सकते हैं, और बिना किसी के केवल कोनों पर भी हो सकते हैं। तो परमाणु जो है वो इसमें उपस्थित है। तो परमाणु जो उपस्थित है तो यहाँ पर परमाणु का तो भार होगा कि नहीं होगा? होगा। इन डंडों का भार, ये डंडे नहीं होते बेटा, कुछ लोग कहते सोचते सब ये डंडे हैं क्या, ये अरे भैया ये डंडे नहीं है, ये कुछ नहीं है, मतलब ये एक संरचना को प्रदर्शित करने का तरीका है। ये आभासीय डंडे हैं, आभासीय डंडे हैं, मतलब होते नहीं है, हम लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, होते नहीं है, कैसे नहीं पता लगा उस पर टिका दिया, वो उस पर टिका दिया, वो टिके विके नहीं होते बेटा, फिट होते अपने हिसाब से। हाँ चलो, तो भार तो होगा, परमाणु का भार तो होगा, और क्योंकि ये आयतन भी तो कुछ घेर रहा है तो इसका आयतन भी होगा। तो जब परमाणु का भार हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, तो इस संरचना का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, होगा कि नहीं होगा? इस संरचना का कुछ ना कुछ घनत्व होगा। तो हमें वही घनत्व ज्ञात करना है कि वो घनत्व कितना होगा। अब सोचो, घनत्व ज्ञात करना है तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है भार बटा, घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। बहुत गौर से सुनना आज की बात, आज की बात एक नई बात, घनत्व बराबर भार बटा आयतन या द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। रटना तो कुछ है ही नहीं, रटोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्मूला रट डाला हमने, अरे फॉर्मूला रट डाला तो कौन सा नया काम कर डाला, तो नया काम तो नहीं किया ना, वो सब कर लेते। तो हमें सीखना है कि आखिर कोई चीज है तो क्यों है और किस कारण से। तो चलो फिलहाल तो घनत्व बराबर है भार बटा आयतन। भार किसका है? भार किसका है? भार किसका है? भार है परमाणु का। भार किसका है? भार है परमाणु का। तो हम परमाणु का भार ले लें, समझ में आ रहा है? परमाणु का भार। अब परमाणु का भार कैसे निकाला जाए, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि परमाणु का भार कैसे निकाला, तौलना पड़ेगा क्या हमको? अब तौल तो सकते नहीं, क्योंकि परमाणु का भार यहाँ पर रखा जाएगा परमाणु भार के रूप में, यानी परमाणु भार ही भार है, भार ही परमाणु भार है, दोनों एक दूसरे के हैं। नहीं आया समझ में? बोल रहा
हमें भार निकालना है। भार किसका निकालना है? परमाणु का भार निकालना है, परमाणु का भार निकालना है। ठीक है बच्चों, तो परमाणु का भार कैसे निकालें, ये अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। परमाणु भार रख दे क्या? क्या परमाणु भार रख दे? और परमाणु का भार किसमें होता है? ग्राम में होगा। तो परमाणु भार रख दे, बोलो चाहिए? परमाणु भार रख दे आप, ठीक है? मानते हो आप लोग कि परमाणु का भार रख दे? चलो मान लेता हूं परमाणु का भार रख देते हैं, परमाणु भार रख देते, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु भार रख देते हैं यहां पर। लेकिन परमाणु भार तो किसी एक तत्व का होगा, एक परमाणु का होगा ना। परमाणु भार किसी एक परमाणु का होगा, तो एक परमाणु का भार यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा पहले में। तो एक परमाणु का भार कैसे ज्ञात करते हैं? या चलो इसका एक और तरीका बताता हूं, मेरे दिमाग में अभी एक स्ट्राइक किया, एक और बात भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ये चीज भूल जाओ, मुझे यहाँ पर एक चीज निकालनी है, उस पर फोकस करता हूँ। चलो मुझे निकालना है एक, पहले तो मैं एक ही की बात करता हूँ, एक परमाणु का भार निकालना है मुझे। सबसे पहले तो ये मेरे दिमाग में बात लानी है, एक परमाणु का भार निकालना है, ठीक है। चलो एक चीज हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं, कोई भी अगर तत्व 1 मोल है, कोई भी तत्व अगर 1 मोल है, तो 1 मोल का जो भार होता है उस तत्व, अगर तत्व परमाणु में है तो किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल M बोल देते हैं। चलो 1 मोल का भार किसके बराबर होता है? 1 मोल कोई तत्व है, 1 मोल कोई परमाणु है, उसका भार किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है ठीक। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na परमाणु होते हैं। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na परमाणु होते हैं। तो Na परमाणु का भार कितना होगा? सेम बिल्कुल सेम, कितना होगा? परमाणु भार ही होगा, यानी कि कैपिटल M होगा, ठीक। Na परमाणु का भार कितना होगा? Na परमाणु का भार होगा M। 1 मोल का भार कितना होगा? M। 1 मोल का भार M, Na परमाणु का भार M। तो Na परमाणु का भार इतना, तो हमें कितना चाहिए बच्चा? 1 परमाणु का भार चाहिए ना, 1 परमाणु का भार चाहिए, M डिवाइड बाई N, ये हो गया M डिवाइड बाई Na। यानी 1 परमाणु का भार M डिवाइड बाई Na। अब एक बात मुझे बताओ, ये तो 1 परमाणु के भार निकालना, 1 परमाणु का भार निकालना, 1 परमाणु का भार निकालना, लेकिन एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या भी तो होती है, क्योंकि मुझे कुल भार चाहिए, कुल भार चाहिए। तो कुल भार निकालने के लिए मुझे एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। तो परमाणु की संख्या, जैसे कि अगर Hc फॉर्म होता है तो वहां पर परमाणु की संख्या कितनी होती है? 8 गुणा 1/8 बराबर 1 ज्ञात कर चुके हैं अपन, गलती मत करना, गलती मत करना। बीसीसी के लिए अपन ज्ञात कर चुके हैं, याद करो, 8 गुणा 1/8 प्लस 1 बराबर 2। एफसीसी के लिए कर चुके हैं बेटा, एफसीसी के लिए 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 बराबर कितना? 4। ये ज्ञात कर चुके, ये है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, ज्ञात कर चुके। और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव बोलते हैं। तो अब एक भी बात समझो कि 1 परमाणु का भार इतना, तो कुल परमाणु का भार कितना होगा? कुल परमाणु का भार कितना होगा? इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, M डिवाइड बाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? Z इफेक्टिव का गुणा कर देंगे। तो यहां कर देंगे Z इफेक्टिव इंटू M डिवाइड बाई Na। ये समझ में आ गया? Z इफेक्ट, ये क्या निकाला हमने? कुल परमाणु का भार, कुल जितने परमाणु
का गुणा एक परमाणु के भार से कर दोगे, जेड इफेक्टिव इंटू एम अपॉन एन ए आ गया। बात खत्म हो रही है, अब तो खत्म ही हो गई। देखो क्या, देख लो, कुल परमाणु का भार जेड इफेक्टिव इंटू एम अपॉन एन ए, ये आ गया यहाँ के लिए, ये आ गया यहाँ के लिए, रख दोगे यहाँ पर अब। और आयतन, अरे आयतन कितना है, लंबाई कितनी है भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, सब ए है, घन की बात करेंगे तो कितना आ गया, ए क्यूब। तो फॉर्मूला दिखा आपको, यहां क्या फॉर्मूला दिखा, परमाणु का भार कितना, जेड इफेक्टिव इंटू एम डिवाइड बाई एन ए, और नीचे ए क्यूब। तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी। फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, देखो ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ दिख रहा है बढ़िया सा, ये देखो फॉर्मूला आपके पास लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला यहाँ पर दिखना चाहिए। Z इफेक्टिव, ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया वही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना इसको, हालांकि समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एम, ये रहा फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया, जेड इफेक्टिव इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन ए, ये फॉर्मूला यहाँ लगाना। अब यहाँ पर एक छोटा सा लफड़ा मिलेगा, वो दिमाग में और रखना। होता है क्या है कि यहाँ पर जो लेंथ होती है ना, ए की जो लंबाई होती है, ए जो होता है वो पिकोमीटर में होता है, पिकोमीटर, ठीक, किसमें होता है, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर को अपन को कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, है ना, पिकोमीटर कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में। तो कितना होता है एक पिकोमीटर और कितने सेंटीमीटर, तो एक पिकोमीटर मीटर कितने होते हैं, 10 की घात -12 मीटर, है ना, 10 की घात -12 होता है पिकोमीटर बराबर, है ना, और एक पिकोमीटर बराबर कितना हो गया, 10 की घात -10 सेंटीमीटर, ऐसे ही होता है मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है, 10 की घात -10 सेंटीमीटर, सही है ना। तो वहां पर एक काम कर लेना, जो वैल्यू दे रखी होगी उसको कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर में। क्यों कन्वर्ट करना, क्यों कन्वर्ट करना, क्योंकि डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, उसका मात्रक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है मात्रक, ठीक बच्चों, क्लियर, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मात्रक होता है। तो गड़बड़ी मत करना, कहीं पिकोमीटर में दिख जाए तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेना। चलो चलो, तो शुरुआत करते हैं फिर आज क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो शुरुआत क्या है, देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, सोडियम है और सोडियम हमारा FCC, सोडियम जो है वो हमें दिखा रहा है, अरे यार, सोडियम जो है वो हमको दिखा रहा है FCC, ठीक है, FCC में है, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई जो दी है वो है, किनारे की लंबाई मान लेते हैं 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर। तो बच्चों डेंसिटी घनत्व का मान क्या होगा, शॉर्ट में मैंने समझा दिया क्वेश्चन, समझदार बच्चे हो आप लोग, समझ गए होंगे एक ही लाइन में कि घनत्व निकालना है, सोडियम परमाणु FCC रूप में है, किनारे की लंबाई 100 पिकोमीटर है, हमें घनत्व ज्ञात करना है। समझ गए बात को, क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सोडियम FCC है, ठीक है, सोडियम हमारा FCC है, तो सोडियम FCC है के लिए जेड इफेक्टिव का मान कितना होगा, 4, जैसा कि हम जानते, ठीक, क्लियर। तो फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला लगाना है D = Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट, बस यही फॉर्मूला तो है। D = Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट,
डेंसिटी की ध्यान रखना, मात्रक को पहले बता देता हूं भैया, ग्राम पर सीएम। ठीक, तो D इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई AQ इंटू एन नॉट। तो Z इफेक्टिव वही, इसका मान हमको पता है, M का मान भी हमको पता है ना, M का मान कितना होता है, 23 होता है। AQ कितना होगा, किनारे की लंबाई 100 पिकोमीटर दे रखी है, तो क्या रखेंगे यार, D इक्वल टू Z की वैल्यू 4 इंटू 23 बता A कितना है 10, 100 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, हमें लाना है सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। नहीं, अरे 100 है भाई, तो 100 गुणा 10 की घात माइनस 10 बराबर 10 की घात माइनस 8, घबरा जाते हो तुम लोग, है ना, ये कितना क्यूब इंटू Na, कर लोगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, Na का मान रखना चाहो तो बहुत बढ़िया, नहीं रखना चाहो तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू पावर माइनस 24 ये हो जाएगा यहाँ पर। मैं बस इतना ही, आगे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका डेंसिटी ग्राम पर सीएम। ये लो भैया, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो। ओहो, क्वेश्चन तो आ गया अपने पास में, चलो लो क्वेश्चन ही आ गया अपने पास में। चलो बच्चों, दिख रहा है, चलो सॉल्व करो। फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर में कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में वैल्यूज कैसे रखी जाएंगी वो ट्राई करके बताओ। प्लेटिनम परमाणु त्रिज्या दे रखी है इतनी, ये है परमाणु त्रिज्या R, ठीक है। घनीय निविड़ संकुलन संरचना किससे कृत होता है, फलक केंद्रित घनीय संरचना, ये है FCC। समझना गौर से, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। में किनारे की लंबाई बतानी, यानी A बताना है, आज ही पढ़ा है, और घनत्व D, ये भी आज ही पढ़ा है। दो बातें आज ही पढ़नी है अपन ने, ये दोनों बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले किनारे की लंबाई की बात करते हैं, पहले किनारे की लंबाई से निपट लेते हैं अपन लोग। एक बात मुझे बताओ, हमने बात की थी FCC में, और FCC में हमने आपसे कहा था कि परमाणु यहाँ पर होंगे, फलक पर होंगे, और फलक पर होंगे तो परमाणु कुछ इस तरीके से स्थिति होगी, यानी कि ये लंबाई कितनी होगी, √2a होगी। तो हमने आपसे कहा था 4r इज इक्वल टू √2a, याद आ गया होगा। ये देखो, तो हम बात करते हैं FCC के लिए, तो हमने आपको बताया है 4r इज इक्वल टू √2a। अपने क्या ज्ञात करना है, A, तो अपने ज्ञात करना A इज इक्वल टू कितना हो गया 4r अपॉन √2, ठीक है। और 4r अपॉन √2 तो 4 इंटू r का मान कितना 1.38, वो देखो डिवाइड बाय √2 1.414, बस ये हल ही तो करना है, खत्म गया, हो गया। ये रहा पहला काम, आज ही पढ़ा है ना, आज ही पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा आज अपन ने, 4r इज इक्वल टू √2a। अब बात करते हैं घनत्व पे। घनत्व क्या होगा, D इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई AQ इंटू एन नॉट, यही तो होगा। अब Z का मान कितना FCC के लिए बताया है 4, प्लेटिनम का परमाणु भार 195, ये रहा। A का मान यहां से आया, ये आया A का मान, किस में आ रहा होगा, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है ये, क्योंकि यहां पर अपन ने एंगस्ट्रॉम में तो लिया,
तो किसमें आ रहा है? एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो ये एंगस्ट्रॉम में आ गया तो इसको गुणा करोगे 4.4 जो भी लगभग 1 के करीब आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। तो 1 दशमलव कुछ आएगा, बस उसी को करना है, ठीक है, उसी को हल करना है। क्लियर हो गया? तो 4 गुणा 1 या 95 डिवाइड बाय जो भी मान आ गया वो ए यहां रख दोगे, ये रख दोगे, ये रख दोगे और फिर इनटू एन ए। लो भाई हो गया सवाल। अब आया समझ में? बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में केवल ये है वैल्यूज रखनी है, बाकी इसके अलावा कुछ ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी वहां पे और वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको चेक करना था। एक बार क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करते हैं। कैल्शियम परमाणु है बीसीसी ग्रुप में है, घनत्व दे रखा है, घनत्व है आपके पास में 400 ग्राम पर सीएम क्यूब। किनारे की लंबाई बतानी है, ट्राई करें। किनारे की लंबाई बतानी है, कर लोगे? कुछ नहीं है, फॉर्मूले से रिलेटेड बातें हैं, बस आपको दिमाग में रखनी है। फॉर्मूला भी आपको पता हो गया, बीसीसी फॉर्म भी पता हो गया और आपको ये भी पता हो गया कि त्रिज्या कैसे निकालते हो और उसके बीच में क्या संबंध होता है, ये भी पता हो गया। तो आप भी ट्राई कर रहे हैं, चलो मैं भी आपके साथ में ट्राई कर देता हूं। तो आपके पास में क्या है, क्या निकालना है? D इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट। घनत्व हमको दे रखा है 400, लिख दिया हमने घनत्व भी है। बीसीसी के लिए Z का मान कितना होता है? Z का मान 2 होता है, 2 लिख दिया। कैल्शियम का 40 होता है, ये भी हमने लिख दिया, लिख दिया। यहां कर दिया मैंने ए क्यू निकालना है और Na को Na रहने दिया, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहां से ए क्यू बराबर ले लिया गया, तो कितना आ जाएगा? ए क्यू बराबर 2/10 1/5 1/5 Na, ये तो आएगा 1/5 Na। तो ए बराबर कितना आ गया? 1/5 है। बोलो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया। क्वेश्चन का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका इसका होता है? तो फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, घनत्व पूछा जा सकता है, Z पूछा जा सकता है, M पूछा जा सकता है, लंबाई पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब किनारे की लंबाई या कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी चीजें, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। तो चलो आज के लिए अपन यहीं पर रोकते हैं, बाकी इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आगे कल के लेक्चर में। सर Na का मान क्या होता है? Na का मान होता है एवोगैड्रो संख्या, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, ये होता है Na। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं आवाग्रेडो संख्या, आवाग्रेडो, आवागाद्रो, जो भी बोलते हो तुम लोग, कुछ भी बोल सकते हो, आवाग्रेडो संख्या, ये होता है Na। दूसरा, Z की वैल्यू 2 कैसे? अरे भैया 8 गुणा 1/8 प्लस 1 सब सिखाया हुआ है, कॉर्नर और केंद्र, ठीक। चलो ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल उसी समय पे।